ठीक है, तो बच्चों कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट होती है साइज ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल शुड बी of the range of should be of the order of wavelength of light used. Clear everyone? ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है जो। दूसरी कंडीशन क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रेंज ऑफ के बाद क्या लिखा है? रेंज ऑफ वेवलेंथ का साइन है ये लैम्डा। ठीक है रुद्रांश, लैम्डा है ये। अच्छा, लैम्डा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके ना आपने। वेवलेंथ को इससे डिनोट करते हैं रुद्रांश, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। दूसरा कंडीशन होना चाहिए बच्चों, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, डीपी का, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसमें और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत ये अभी वैसे पढ़ा नहीं होगा आपने, रे वगैरह में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स वगैरह में, कि है ना, कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो ज्यादा होगा, तभी तो क्या है, लाइट जो है डीएम सॉल्वेंट के थ्रू पास होती हुई आ रही है और इससे टकरा के इधर उधर हो गई लाइट। समझ आ रही है बात? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है डीपी और डीएम के। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ dispersed phase and dispersion medium should differ largely. क्लियर है सबको कहानी? ठीक है, यहां तक। तो ये हो गया जो टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी, वैसे भी साइंस के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए सब हरकतें बातें। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चों चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल। सारे जो मेंस के क्वेश्चन बनेंगे इसी से रिलेटेड होंगे। चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलॉइडल पार्टिकल्स पे कुछ चार्ज आ जाता है, या हम कुछ कोशिश करके उसके ऊपर चार्ज लेके आते हैं जानबूझ के। क्यों? ताकि वो स्टेबल रहे। कल हमने देखा था कि लायोफोबिक वाले स्टेबल नहीं होते हैं ना। तो मैं एक बार फिर से वो कहानी सुना देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो लायोफोबिक क्या होता है? जिनमें जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन नहीं होता, ना के बराबर। ठीक, तो लायोफोबिक सोल्स अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं अनस्टेबल लायोफोबिक वाले? क्योंकि यहां से उन्हें अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, दोस्ती यारी नहीं बन रही सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट की। ठीक, तो ये अपने अपने जो भाई तैर रहे हैं इनके यहाँ पे, उनसे दोस्ती, वो सब आसपास आ जाएंगे, वो सब पास आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी सॉल्वेंट के साथ दोस्ती नहीं हो पा रही, तो ये दोस्ती की तलाश में एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और अगर एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है, तो ऑलरेडी साइज बड़ा है, सब मिलके और साइज इनका बड़ा हो जाएगा। ग्रेविटी इन पे काम करने लगेगी। अभी तक ग्रेविटी इन पे काम नहीं कर रही थी, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे जाके ना ढेर हो जाएंगे, मर जाएंगे। सॉल्यूशन हमारा, कॉलोइडल सॉल्यूशन हमारा बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। क्या वर्ड्स बताए थे मैंने? प्रेसिपिटेशन, तो आप जानते हो, कोएगुलेशन और फ्लॉकुलेशन, ये सब वर्ड्स यहाँ पे अभी यूज होने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, प्रेसिपिटेशन, सब एक ही हरकत का नाम। ऑलराइट, तो बच्चों नीचे कोएगुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ करके हम इनके ऊपर चार्ज ले आए, पार्टिकल्स के ऊपर स्टेबल करने के लिए हम इनके ऊपर कुछ करके चार्ज ले आते हैं, वो कुछ क्या करते हैं वो हम देखेंगे बाद में, चार्ज ले आते हैं। अगर इनके ऊपर बच्चों चार्ज आ गया तो सब पे सेम आएगा, सेम जैसा चार्ज आएगा, कि सब एक जैसे हैं तो इनके ऊपर सेम चार्ज आएगा। और इन पे चार्ज आ गया तो एक दूसरे से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। ये सेम चार्ज आ गया तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। एक दूसरे से दूर रहेंगे तो क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो चार्ज जो है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन को हमारे स्टेबल कर देता है। समझ में आ रही कहानी बच्चों? ऑल राइट, यस सर। due to charge on particles,
these particles do not come together and hence solution remains stable. तो ये बच्चों चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे क्वेश्चंस अब इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे कि कैसा चार्ज आएगा, किस पे कैसा चार्ज आएगा, ये सब आपको समझ के याद रखना है। ठीक है, तो कुछ केसेस हम देखते जा रहे हैं, जैसे AgNO3 और Ki को अगर हम रिएक्ट कराएं, AgI प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? AgI प्रेसिपिटेट। लेकिन इसके दो तरीके हैं, अगर नीचे AgNO3 सॉल्यूशन है और ऊपर से मैं Ki डाल रहा हूं, समझना ध्यान से बच्चों इसको, नीचे AgNO3 है, ऊपर से मैं Ki डाल रहा हूं, तो एक्सेस में क्या है? AgNO3 है, सॉल्यूशन में AgI बनेगा। AgI क्या करेगा? सॉल्वेंट में जो AgNO3 कॉमन आयन है उसका Ag+, उसको अपनी बॉडी पे चिपका लेगा। यहाँ पर जब AgI बनेगा बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है? AgNO3 पड़ा हुआ है, समझ में आ रही बात मेरे? वहां से कॉमन जो आयन है Ag+, AgI अपनी सरफेस पे चिपका लेगा। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रेफरेंस दे के एड्सॉर्ब कर रही है। और कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? फिर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे। कहानी समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, इस तरह से ये प्रेसिपिटेट तैरता हुआ दिखेगा हमें और ये स्टेबल हो जाएगा प्रेसिपिटेट। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, लेकिन अगर नीचे Ki पड़ा होता और ऊपर से AgNO3 डाल रहे होते, अब एक्सिस में कौन है? अब एक्सिस में Ki है। सेम रिएक्शन होती है, AgI प्रेसिपिटेट बनता है। यार ये केमिस्ट्री है ना, ये सब गंदी गंदी बातें आपको याद रखनी है, सब एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत मजे में सॉल्व होगा। ठीक है, और स्कोरिंग बन जाएगी केमिस्ट्री। नहीं याद रखेंगे तो बोरिंग हो जाएगी। बोरिंग है बट स्कोरिंग है। केमिस्ट्री के लिए क्या रूल है? बोरिंग है बट स्कोरिंग, है ना, गंदा है पर धंधा है ये। ठीक है बच्चों, तो AgI बना। अब सॉल्यूशन में क्या है? एक्सिस में Ki है इस बार, तो कॉमन आयन कौन सा आएगा? I-। को अपने ऊपर चिपका लेगा इस बार, ये प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हो जाएगा I- का। अब जो चार्ज आ जाएगा कैसा आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है बच्चों दोनों केस? ठीक, तो इस तरह से चार्जेस आते हैं। कुछ केसेस हमें ध्यान रखने हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इन चार्ज को यूज करते हैं। हमें क्वेश्चन जो आएंगे वो अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है सबको? जो पहला केस, पहला एग्जांपल, AgNO3 और Ki अलग अलग केस में अलग अलग चार्ज आ रहा है उनके ऊपर। यस सर। नेक्स्ट केसेस, अब ऐसा ये सब आपको ध्यान रखना है कि all metal sulfide soles are negatively charged। याद रखना है ना, एनसीईआरटी में बाकायदा टेबल बना हुआ है। सर ये चार्ज एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स में ही आता है। हाँ, चार्ज ऑन, हाँ उसी में चल रहा है, उसी के एग्जांपल्स हैं मेरे। ऑल मेटल सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन होंगे इससे। और ऐसा क्यों क्यों होता है? क्योंकि मेटल सल्फाइड्स बनते हैं बच्चों मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन के रिएक्शन करा के। किससे करा के? मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन H2S से करा के। तो H2S से जब हम रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो AS2S3 बन जाता है।
मतलब आर्सेनिक सल्फाइड बन जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड से और वाटर H2O निकल जाता है। बात समझ आ रही सबको? ठीक। यस। तो अब ये जब बनेगा जो है, हमने H2S पास कराया तो H2S एक्सेस में होगा, कौन चिपक जाएगा इसके ऊपर? सल्फाइड आयन चिपक जाएगा। ऑल राइट, तो सल्फाइड आयन चिपकेगा तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, इस तरह से ना याद रखने के लिए बता दिया मैंने, बाकी आपको याद ही करना है। मेटल सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये याद करने का जुगाड़ बता दिया मैंने आपको। क्लियर? ऑल मेटल सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ऑल मेटल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज। है ना? सल्फर भी ऐसे ही बनेगा। तो सल्फर सोल, गोल्ड सोल, गोल्ड सोल क्या हो गया? मेटल सोल हो गया। आर्सेनिक सल्फाइड, Sb2S3, कोई भी ऐसे एग्जांपल मिले तो ऑल मेटल सल्फाइड्स सोल्स, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, सारे के सारे कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फिर इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे बाद में, पहला काम है बच्चों हमें ये याद करना। क्लियर टू एवरीवन? ये चार्ज के ऊपर टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, है ना? अब देखोगे एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ोगे तो चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये इसी में है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में 5th पॉइंट है चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, उसमें ये सब चीजें दे रखी हैं। metal hydroxides are positively charged, hemoglobin is positively charged, hemoglobin blood positively charged, metal oxides positively charged, metal hydroxides positively charged, क्यों होते हैं देखेंगे धीरे धीरे, पहले तो आपको ये सब चीजें याद रख लेनी है। ठीक है, जो अब आ जाते हैं कि इसका हम यूज क्या करने वाले हैं, इन चार्जेस का हम यूज क्या करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आ गए, थर्ड प्रॉपर्टी आ गई चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कोएगुलेशन या फ्लॉकुलेशन। कोएगुलेशन या फ्लॉकुलेशन, तो अगर हम कोएगुलेशन या फ्लॉकुलेशन कराना चाहते हैं, प्रेसिपिटेशन कराना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इस चार्ज को हटाना पड़ेगा किसी तरह से क्या करना पड़ेगा? जो इस चार्ज को हटाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात सबको? ठीक। तो मेथड्स टू रिमूव कोएगुलेशन या फ्लॉकुलेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। मतलब मेथड्स वो जिनसे हम कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन करा सकते हैं सॉल्यूशन का, वो पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इस चार्ज की वजह से तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ चार्ज ये पास आ जाएंगे। ठीक। तो फ्लॉकुलेशन कोएगुलेशन की कहानी समझ में आ रही है सबको? क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? सेटलिंग डाउन ऑफ colloidal particles by coming nearer to each other and forming a heavier mass is called flocculation या coagulation. It can be achieved if colloidal particles are neutralized. ठीक है, चुप समझ हमारी कहानी यहाँ तक की 90 क्लियर है? पायल ठीक है, कनन, रुद्रांश समझ आ रहा है? कितनी प्रॉपर्टीज है सर? थोड़ी सी और है बस।
settling down of colloidal particles by coming nearer to each other and forming a heavier mass is called flocculation. Coagulation, it can be achieved if colloidal particles are neutralized. ठीक है जो, तो methods to achieve, इसी में आ गया, इसी फोर्थ पॉइंट में methods to achieve coagulation या flocculation. बोर हो गए, थ्योरी पढ़ गया, थोड़ी सी और है, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं. तो मेथड्स टू अचीव कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन में जो पहला तरीका क्या हो गया, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, मान लिया मैंने NaCl ऐड कर दिया इसमें, है ना. तो अगर, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर पार्टिकल्स पे, इन पार्टिकल्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एनायन करेगा, है ना. Cl- जाके न्यूट्रलाइज करेगा. समझ आ रही बात. और अगर इन पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको जाके कौन न्यूट्रलाइज करेगा, Na+ जाके न्यूट्रलाइज करेगा. समझ में आ रही बात. तो मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, कोएगुलेशन तो होगा ही होगा. क्लियर. कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जो काउंटर आयन होगा, ऑपोजिट आयन होगा, वो जाके इन चार्जेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. समझ में आ रही बात सबको. ठीक. The counter ion, counter मतलब opposite, from the electrolyte ठीक है, neutralize the charge on colloidal particles. किसी को कोई डाउट हो तो पूछे ना बच्चों, प्लीज एवरीवन. कोई हेजिटेशन मत करना, कोई डाउट समझ नहीं आ रही बात कोई पूछ लेना. कोई लेट तो ज्वाइन नहीं किया. तो पूर्वशी लेट ज्वाइन किया शायद ना. चलो कोई डाउट है तो पूछ लेना ना. तो काउंटर आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स. क्लियर. सबको समझ आ रही बात बच्चों. ठीक है. द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन, उस आयन को हम बोलेंगे फ्लॉकुलेटिंग आयन, जो फ्लॉकुलेशन करवा रहा है. जो आयन फ्लॉकुलेशन करवा रहा है उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेटिंग आयन. द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लॉकुलेशन इज कॉल्ड फ्लॉकुलेटिंग आयन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा अभी, अगर मेटल सल्फाइड सोल है, मान लिया AS2S3 सोल है. ठीक है. जो अभी ऊपर हमने पढ़ा, मेटल सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, है ना. इस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज. तो इसको कौन फ्लॉकुलेट करवाएगा, कैटायन. ठीक है. अगर मैंने NaCl डाला तो Na+ इसको फ्लॉकुलेट करवाएगा. Na+ इसके लिए फ्लॉकुलेटिंग आयन हो जाएगा. समझ में आ रही बात. क्लियर एवरीवन. और अगर मैंने मेटल हाइड्रोक्साइड सोल लिया, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है बच्चों, होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको, है ना. तो उसका न्यूट्रलाइजेशन उसको कौन निपटाएगा, उसको एनायन निपटाएगा. तो उस केस में Cl आयन हो जाएगा फ्लॉकुलेटिंग आयन. समझ आ रही इतनी सी बात सबको. अर्नव, एनी डाउट. मिहिर, रुद्रांश, देवांश, कहानी समझ आ रही बच्चों. कितना बचा यहाँ पे? यार ये तुम लोग ना ऐसे बीच बीच में ये सब मत पूछते रहा करो यार, कितना बचा है, इसमें कितने पॉइंट्स बचे, है ना. कर लेंगे यार जितना भी यार. 4 बार तो यही पूछते हैं बीच में, कितना बचा है, कितना बचा है, और कितना बचा है सर. इसमें बोर हो गए अब भाई. बोरिंग है क्या करें, लेकिन है ना, पार्ट है. मैंने बता दिया तुम लोगों को आज, है ना. केमिस्ट्री में बहुत सारा बोरिंग पार्ट बचा है अभी. ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा. सर ये चैप्टर भी फिजिकल केमिस्ट्री में आता है ना? हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है. इसमें इतनी थ्योरी क्यों है फिर? मैं क्या करूँगा, मैंने तो बनाया नहीं चैप्टर, है. क्या करूँ बता, तू बता. निकलवा दो इसको फिजिकल केमिस्ट्री से. चिट्ठी लिखी जाए IUPAC को. चलो ठीक है ना. तो बच्चों ये समझ आ गया. अब हमें क्वेश्चंस इसी टाइप के आने वाले हैं, क्योंकि तो बहुत हल्के हल्के से, बहुत आसान आसान से. तो इसमें
एक होता है हार्डी-शेल्जे रूल। हार्डी-शेल्जे रूल और छोटी सी बात बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई किसी की फ्लॉकुलेटिंग पावर, कोई फ्लॉकुलेशन करवाने की पावर जो आयन है उसके चार्ज पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज पे। चार्ज ज्यादा होगा उसके ऊपर तो उसकी फ्लॉकुलेशन करवाने की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो हार्डी-शेल्जे रूल सेज दैट फ्लॉकुलेटिंग पावर, फ्लॉकुलेशन करवाने की पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन फ्लॉकुलेटिंग आयन। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों में इसका फेवरेट है कि भाई आपको बोल देंगे कि AS2S3 सोल है। कौन सा सोल है? AS2S3। मतलब कैसा है? वो नेगेटिवली चार्ज है। और फिर आपको चार ऑप्शंस दे देंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज के लिए हम कैटायंस की पावर देखेंगे। किसकी पावर देखेंगे? कैटायंस की। समझ में आ रही बात सबको? कोई दिक्कत? तो फ्लॉकुलेटिंग पावर, फ्लॉकुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम आयन की ज्यादा होगी AS2S3 सोल के लिए, क्योंकि ये सोल कैसा है? ये नेगेटिवली चार्ज सोल है। तो पहले जब मुझे पता होगा कि AS2S3 नेगेटिवली चार्ज है तभी तो मैं कंपेयर करूंगा ना कैटायंस को, है ना। तो ये चीज है जो, तो हमें पहले पता होना चाहिए कौन सा सोल है, उसके हिसाब से फिर हम आयन को कंपेयर करेंगे। ऑलराइट, अभी ऊपर लिखा था हमने TiO2 सोल, है ना, मेटल ऑक्साइड सोल, पॉजिटिवली चार्ज लिखा था। अगर ये वाला सोल होगा तो हम किसकी पावर देखेंगे? एनायंस की पावर देखेंगे। ये देखो, ये सबसे खतरनाक एनायन है ना, कॉम्प्लेक्स वाला, उसकी पावर सबसे ज्यादा। फॉस्फेट आयन चार्ज 3, सल्फेट आयन, और सबसे बेकार कौन सा हो गया? क्लोराइड आयन। समझ में आ गया सबको? ये छोटा सा रूल, हार्डी-शेल्जे रूल बोलते हैं इसको। क्लियर सबको ये अभी तक का है? तो जो पावर समझ आ गई, किसकी पावर ज्यादा होगी? जिसका चार्ज ज्यादा होगा, है ना। तो एक होती है फ्लॉकुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग पावर, और एक होती है कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉकुलेशन वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि कितना इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, है ना, कितना इलेक्ट्रोलाइट लगेगा फ्लॉकुलेशन करवाने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन वैल्यू। ठीक, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है यहाँ पे, नॉलेज बेस्ड। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर फ्लॉकुलेशन, फॉर फ्लॉकुलेशन ऑफ colloidal solution, रिक्वायर्ड पर लीटर, और कर देना जो पर लीटर, फॉर फ्लॉकुलेशन ऑफ colloidal solution इज कॉल्ड फ्लॉकुलेशन वैल्यू, ना। 1 लीटर के लिए कितने मिलीमोल्स लग रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन वैल्यू। और बच्चों हमें कैसे कंपेयर करना है? फ्लॉकुलेशन पावर जितनी ज्यादा, फ्लॉकुलेशन वैल्यू उतनी कम। जिसकी पावर ज्यादा वो कम में ही, वो कम में ही कोएगुलेशन करवा देगा। ठीक, तो एल्यूमिनियम आयन के मोल्स कम लगेंगे एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आयन। समझ में आ रहा है? तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी वैल्यू, कोएगुलेशन वैल्यू कम। समझ में आती बात सबको ये? ठीक, जिसकी पावर ज्यादा उसका। सर आप स्टार्टिंग से समझा सकते हो, मेरा नेट गया था। कहाँ से? कौन सी स्टार्टिंग से? चैप्टर ये के? जो कोएगुलेशन वैल्यू है। हाँ तो ऐसे बोलना स्टार्टिंग से। तो कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब क्या है? तेरे सामने डेफिनेशन लिखी हुई है मेजर, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड पर लीटर फॉर फ्लॉकुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कि कितने मिलीमोल्स लगते हैं इलेक्ट्रोलाइट के
फ्लॉकुलेशन करवाने के लिए। समझ आ रही बात मेरी? Yes, sir. है ना, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉक। Coagulation value. समझ आ गई बात? और ये पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कम अमाउंट में लगेगा, है ना, वो कम अमाउंट में ही करा देगा फ्लॉकुलेशन। समझ आ गई बात? तो जैसे एल्यूमिनियम आयन है उसके मोल्स कम लगेंगे एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम आयन। समझ आ रही बात? तो फ्लॉकुलेटिंग पावर पावर अगर हमें कंपेयर करना हो तो वो उल्टा हो जाएगा कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉकुलेशन वैल्यू का। ऑलराइट, और वैल्यू कंपेयर करनी हो तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करो एक बार, ये जो आपको शीट भेजी हुई है मैंने, है ना, अच्छा एक बार मैं, हाँ कुछ लोग नए हैं, मैं फिर से सेंड कर देता हूँ ये वाली शीट। इस शीट का क्वेश्चन 12 और 13 करना है आपको, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। शीट मैंने सेंड कर दी है, फिर से इस शीट के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करो एक बार। यहाँ भी आ सकते हैं। कैसे करना है?
कर लिया बच्चों आंसर? कर लिए दोनों क्वेश्चन? 12 नहीं हो रहा, है हो गया? 12 नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? कौन सा नहीं हो रहा? दोनों? 12th। 12 नहीं हो रहा ना? 13 हो गया? यस सर। सब लोग बच्चों बताओ। तनिष्का, उर्वशी, नीति, पायल, कनन, मेहर कर लिया 13 क्वेश्चन? फ्लॉकुलेशन बता वैल्यू कंपेयर करना है हमने किसके लिए? मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, तो अभी ऊपर बताया था मैंने आपको मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज। कैसे होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज? पहली चीज हमें ये याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है अर्नब, ये तो समझ आ गया? सर 13th हो गया, 12th नहीं हुआ। एक सेकंड, हाँ मैं बता देता हूँ मैंने सबको पहले। 13 तो इतना पॉजिटिवली चार्ज है ये, इसको कौन निपटाएंगे? एनायंस है ना, 9th। को कौन न्यूट्रलाइज करेंगे? एनायंस। तो एनायंस का चार्ज हमने बस कंपेयर करना है और हमने वैल्यू देखनी है, वैल्यू कोएगुलेशन वैल्यू। ठीक है बच्चों, कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर। ठीक, क्लियर एवरीवन? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मेंस में? मेंस का ही तो है यार ये, तू क्या बात करता है? मेंस का नहीं है ये, कहीं और का है क्या रुद्रांश? बता, मेंस के तो क्वेश्चन दिया ना मैंने तेरे को ये। कोई क्वेश्चन तो मीन्स के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी टफ आएंगे तो बोलेगा सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे मींस की तो है सारे यार ये, और किसके हैं? तो Fe3 माइनस की कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉकुलेशन वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी पावर क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात बच्चों? और जो जिस पे नेगेटिव चार्ज सिंगल है -1 -1 -1, उनकी वैल्यूज क्या होगी? सेम होगी। बताओ, समझ आ गया? इतना इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लो। गंदी गंदी ये थ्योरी वाला पोर्शन है ना, बोरिंग होता है बट करना है, याद करना है, छोड़ना नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, 13 क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या याद करना है मैंने बता दिया आपको। टेबल याद करना है जिसमें सबके चार्ज गिवन है ना। जैसे FeOH होल थ्राइस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये आपको याद करना है कि किस पे कैसा चार्ज होता है, तभी तो होगा ना ये क्वेश्चन, वरना गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है रुद्रांश, तभी होगा ये क्वेश्चन जब तुम इसको याद करेगा। नेक्स्ट, फ्लॉकुलेशन वैल्यू दे रखी है तेरे को 30 मिलीमोल्स पर मिनट। 30 पर मिनट बोल रहा हूँ, सॉरी, 30 मिलीमोल्स पर लीटर। मतलब 1 लीटर को कोएगुलेट कराने के लिए 30 मिलीमोल्स लगते हैं, इतनी सी बात है। ठीक, तो AS2S3 की, AS2S3 सोल की कोएगुलेशन वैल्यू जो है बाय HCl वो है 30 मिलीमोल्स पर लीटर। ठीक है अब हमें निकालनी है कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड इन ग्राम फॉर 250 ml सॉल्यूशन। 250 ml सॉल्यूशन के लिए कितना वेट लगेगा H2SO4 का, वो निकालना है। ठीक है, तो अर्नब सिंपल सी चीज ये है कि HCl के 30 मिलीमोल्स लगते थे, H2SO4 के 15 लगेंगे। तो H2SO4 के 15 लगेंगे, इतनी सी बात है। चार्ज यहाँ पे, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है? नहीं, सेम लगेंगे। अच्छा हाँ सॉरी हाँ 15 लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसको कौन यस सर। करेगा? H+, कौन न्यूट्रलाइज करेगा? H+। तो यहाँ जितना H+ है उसका डबल H+ यहाँ पे है। समझ आ रहा है अर्नब? ठीक, यस सर, अब समझ आ गया। हाँ तो बस इतनी सी बात है यार। अगर इसके 30 मिलीमोल्स, बहुत इजी है, ध्यान से बस पढ़ो। अगर इसके 30 मिलीमोल्स लग रहे हैं HCl के, तो H2SO4 के बच्चों कितने मिलीमोल्स लगेंगे? 15 मिलीमोल्स पर लीटर लगेंगे, ये चीज है। ठीक है रुद्रांश, समझ आया? कोई डाउट? मेहर? नो सर। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं यार, लेकिन मेहनत से याद करना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना पड़ेगा।
15 मिलीमोल्स 1 लीटर के लिए, और कितना कराना है हमने कोएगुलेट, 250 ml सॉल्यूशन यानी कि 1/4। ऑलराइट, कितने मोल्स लगेंगे, तो मास कितना लगेगा, समझ आ गया सबको। 98 इसका मोलर मास है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बच्चों, हो जाएगा सॉल्व। साढ़े 24.5 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई और आंसर विद 100, मल्टीप्लाई और आंसर विद 100 ऐसा दे रखा है इसने। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 10 की और -3 की जगह 10 की और -1 बचेगा। ये ऑलराइट, क्लियर बच्चों, यस सर। कुछ 37 के आसपास आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। हाँ आसान थे ना, कर लोगे। यस सर। थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे इसकी तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इसी क्वेश्चन से इसी शीट से करो 5th क्वेश्चन, अभी आपको कराया मैंने ये वाला पोर्शन भी, ये वाला थ्योरी भी। 5th क्वेश्चन करो एक बार जल्दी से, टिंडल इफेक्ट पे। और रुद्रांश ये मेंस के क्वेश्चन है सारे, जेईई मेंस के। ये क्वेश्चन पढ़ के भी तू ये बोलेगा सर ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर अब कौन सा क्वेश्चन नंबर? 5th यस। तो एक ही ऑप्शन सही होगा ना? एक ऑप्शन सही हुआ, हाँ ये सही हुआ। सब बी हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ाई था मैं टिंडल इफेक्ट में, डायमीटर ऑफ डीपी डिस्पर्स पार्टिकल्स, ठीक है, डिस्पर्स पार्टिकल्स इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये भी आया मेंस में। सर डी भी हो सकता है ना इन अ वे, बिकॉज़ अगर ग्रेटर है तो मतलब डिफरेंस है काफी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। नहीं नहीं, लेकिन ज्यादा किसका होना चाहिए, तुम यार अब फिजिक्स वाली बात करो ना, फिजिक्स में तो तुम्हें पता ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा बोलते हैं, वाटर का या पत्थर का। ठीक है, समझ आ रहा फिजिक्स है? नहीं याद इतनी। अच्छा अभी पढ़ा नहीं ना वो, शायद पढ़ा नहीं होगा अभी, ये डिफ्रैक्शन डिफ्लेक्शन इसमें आएगा ना लास्ट, ये 11th में आता है 12th में आता है, 12th के लास्ट में आता है ना। यस सर। हाँ तो अभी पढ़ोगे फिर, है ना। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो पानी के थ्रू तो पास हो जाती है, यस सर। होते हैं उनके थ्रू नहीं पास होती, तो ज्यादा किसका होना चाहिए, डिस्पर्शन मीडियम का कम होना चाहिए, मीडियम का पार्टिकल्स का ज्यादा होना चाहिए। हमारी बात ओके सर। ठीक है बच्चों, तो सबको समझ आ गया 12, 13 और 5 क्वेश्चन। ठीक है, पायल नव्या समझ आ रहा है। यस सर। तो जो थ्योरी याद रखो, बहुत आसान है ना केमिस्ट्री में, लेकिन यार ये है कि हमें ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें याद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये सबको बोरिंग लगता है बट फिर भी है ना, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनके उनमें और नॉर्मल स्टूडेंट में यही फर्क होता है, वो दिल पे पत्थर रख के ये सब चीजें याद करते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फंडा बच्चों किसका, कोएगुलेशन का, फ्लॉकुलेशन का, कोएगुलेशन कराना। यहाँ पे 2-3 चीजें आ गई इंपॉर्टेंट, फ्लॉकुलेटिंग पावर, फ्लॉकुलेशन वैल्यू, है ना, हार्डी-शेल्जे रूल, छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। तो पहला मेथड था बच्चों कोएगुलेशन कराने का, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सेकंड मेथड फॉर कोएगुलेशन इज बाय मिक्सिंग oppositely charged सोल्स, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वाला सोल लिया और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वाला सोल लिया, दोनों को मिक्स कर दो तो भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। ठीक है, तो उसके लिए आपसे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनमें से किसको मिक्स करने पे कोएगुलेशन हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला उठाना है और एक नेगेटिव चार्ज वाला उठाना है, दो अपोजिट चार्ज वाले उठाएंगे, उनको मिक्स करेंगे तो कोएगुलेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सोल्स।
थर्ड मेथड इज बाय बॉइलिंग। तो पहला मेथड ये, बाकी सब अपने को थ्योरी की तरह बोर्ड के लिए भी याद रखना है। बाय बॉइलिंग, बॉईल करेंगे है ना, गर्म कर देंगे तो वही पार्टिकल्स वैसे ही जो भी इनमें रिपल्शन रिपल्शन होगा सब भूल के पास आ जाएंगे, मूव करने लगेंगे तो पास आ जाएंगे पार्टिकल्स, पास आ जाएंगे तो सेटल हो जाएंगे। ठीक है, बॉईल करने पे भी सॉल्यूशन बेकार हो जाता है। ठीक, अट्रैक्शंस या रिपल्शन जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट बॉइलिंग करने पे। या फोर्थ इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका मतलब होता है कि पार्टिकल्स में क्या कराना, इलेक्ट्रोलिसिस कराना, है ना। तो हमने कैथोड एनोड लगा दिया पार्टिकल्स में, ठीक, कैथोड एनोड लगा दिया हमने, बिजली पास कराई, तो अब चार्ज पार्टिकल्स मूव करके पास आ जाएंगे। एक जैसे चार्ज पार्टिकल्स जो है एक साइड आ जाएंगे, आना ही पड़ेगा उनको क्योंकि बिजली लगा दी है। समझ आ रही बात, अट्रैक्ट होके खींचे चले आएंगे। ठीक है, भले ही उनमें थोड़ा बहुत रिपल्शन था लेकिन वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। समझ आ रही बात। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं बोर्ड में। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक, ठीक है रुद्रांश, हमारी बात मिहिर। यस सर। हाँ सर। ये सब बच्चों थ्योरी है गंदी गंदी, है ना, एनसीईआरटी में भी है, समझ के करोगे तो इजी रहेगा याद करना। ऑल दीज आर मेथड्स फॉर कोएगुलेशन और फ्लॉकुलेशन। एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों प्रोटेक्टिंग पावर। सर ये फिफ्थ होगी ना, सिक्स्थ नहीं? फिफ्थ है भी, यस सर। सही है, नंबर्स भी ध्यान रख रहा है तू, वाह शानदार। फिफ्थ लिख देते हैं। ठीक है रुद्रांश, प्रोटेक्टिंग पावर। तो जो लायोफिलिक वालों में, लायोफिलिक वाले पार्टिकल्स में एक प्रॉपर्टी देखी गई है कि वो लायोफोबिक को कोएगुलेट होने से बचा लेते हैं, कोएगुलेशन होने से बचा लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उनके अराउंड एक लेयर बना लेते हैं जाके, प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेते हैं जाके, ठीक है? उनके ऊपर जाके चिपक जाते हैं। समझ आ रहा है? लायोफिलिक वाले जो खुद बहुत स्टेबल थे, वो लायोफोबिक वालों को बचाने के लिए उनके ऊपर एक जाके एक लेयर बना लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग पावर। समझ आ रही कहानी सबको? उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग पावर। तो मतलब वो खुद को सैक्रिफाइस करते हैं। हाँ, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे वो खुद को, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो स्टेबल है। ठीक है मेरे, हाँ सर। उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि वो खुद क्या है, स्टेबल है। ऑलराइट, एक सेकंड में इसको प्रोटेक्शन, हाँ ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा रीड मार देता हूँ मैं। Lyophilic souls are more stable than lyophobic souls. This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated. ठीक है, उनके ऊपर बहुत हाइड्रेशन होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आके उनके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक, lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. When a lyophilic soul is added to lyophilic particles form a layer around lyophobic particles and thus protect the latter from electrolytes. ठीक है मेरे, उन वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। और लायोफिलिक वालों की आपको पता है उनकी दोस्ती यारी हो जाती है सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट से दोस्ती यारी होगी तो फिर अब उनका इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे समझ आ रहा है? ठीक है, सो लायोफिलिक colloids have a unique property, याद करना है आपको।
सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स, इनको प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक और डेफिनेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, छोटी सी डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं गोल्ड नंबर। क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। इसकी प्रोटेक्टिंग पावर कितनी है वो हम गोल्ड नंबर से देखते हैं। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर होता है बच्चों की, हाँ, एक डेफिनेशन दी गई है कि 1 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए, 10 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए किससे बचाना है? 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से, है ना। तो गोल्ड सोल था हमारे पास, उसको हमने अगर उसको हमने कोएगुलेशन कराने के लिए 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, है ना। इतने NaCl से बचाने के लिए कितना प्रोटेक्टिव कॉलॉइड डालेंगे, कितना प्रोटेक्टिव कॉलॉइड डालेंगे, उसको बोलते हैं गोल्ड नंबर। बात समझ आई? थोड़ी लंबी कहानी हो गई, है ना। क्या क्या कहानी हुई? गोल्ड सोल है, उसको हम बेकार करने के लिए उसमें NaCl डाल रहे हैं, और उसको बचाने के लिए कोई प्रोटेक्टिव कॉलॉइड डाल रहे हैं। तो बचाने के लिए जितना प्रोटेक्टिव कॉलॉइड लगेगा, ठीक है, उसको गोल्ड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, नंबर ऑफ milligrams of protective colloid required is called gold number। पढ़ो एक बार इसको ध्यान से बच्चों, डेफिनेशन को। नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट 10 ml standard gold sol from 1 ml 10% NaCl solution is called gold number। ठीक है, तो इस पे अब क्वेश्चन इस तरह से आता है बच्चों, ध्यान से देखना। .05 ग्राम starch was used to protect 10 ml, या इसको चेंज कर दे, 20 ml gold sol from 1 ml 10% NaCl solution। Find gold number for starch। करो जो एक बार इसको, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के, है ना, क्या लगा के? यूनिटरी मेथड। आपकी क्लास कब खत्म होगी? कब खत्म होगी क्लास? So 0.025 into 10 to the power minus 3.
हाँ तो समझ आ रहा है जो क्या करना है हमें, डेफिनेशन है ना रुद्रांश, डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट 10 ml है ना, 10 ml को बचाना था हमने, यहाँ पे हम 20 ml को बचा रहे हैं। 20 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए हमारा कितना लगा, 0.05 ग्राम। ठीक है, और पहली बात तो मिलीग्राम्स में निकालना होता है, तो इसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.05 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शायद 50 आ जाएगा। समझ आ रही बात बच्चों? ठीक, कोई दिक्कत? 50 मिलीग्राम यूज्ड फॉर 20 ml गोल्ड सोल। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, अगर इसके लिए 50 लग रहा था तो 25 यूज होगा किसके लिए, 10 ml गोल्ड सोल के लिए। हमें ये डेफिनेशन का यूज समझ आ रहा है बच्चों? जब तक ये डेफिनेशन नहीं याद है तब तक हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर से वही चीज, गोल्ड नंबर आ गया हमारा 25। अर्णा सुना रही बात, कोई दिक्कत? यस सर, समझ आ गया। ठीक, सबको समझ आ गई बात बच्चों? ठीक है, तो ये डेफिनेशन अगर हमें नहीं याद होगी तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है रुद्रांश, तो क्वेश्चन आसान है लेकिन वो ये बात है, याद करना जरूरी है। केमिस्ट्री में याद करना चीजों को बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 ml गोल्ड सोल को बचाना है 1 ml 10% इनिशियल से, उसके लिए इतना जो मिलीग्राम जितने लगते हैं, दैट इज गोल्ड नंबर। बताओ जो समझ आएगी बात सबको? तो ये आज वाली जो कहानी हमने पढ़ी है फ्लॉकुलेशन वैल्यू और गोल्ड नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे जनरली यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, ये मतलब न्यूमेरिकल तो क्या ही है, ये बच्चों वाली चीज है, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ऑल राइट, क्लियर एवरीवन? यस अब प्रोटेक्टिंग पावर या प्रोटेक्टिव पावर क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर हो जाएगी। अगर ज्यादा लग रहा है मतलब पावर कम है ना, और अगर कम से ही प्रोटेक्ट कर पा रहा है, कम मास से प्रोटेक्ट कर पा रहा है, वही बात है, मतलब पावर ज्यादा है। समझ आ रही बात है? ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग पावर हम कैसे कंपेयर करते हैं, गोल्ड नंबर दे रखे हैं आपको सामने, है ना, तो जिसका गोल्ड नंबर कम है मतलब वो कम वैल्यू में ही काम निपटा रहा है, मतलब उसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रही बात है? ठीक, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान है, याद है, तो हम मजे में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है मिहिर? बता दे कोई दिक्कत? आ गया समझ में सर। ठीक है, तो बस ये समझ में आ गया, तो बस अब आपको याद भी रखना है, क्योंकि याद करना ही एक चैलेंज होता है केमिस्ट्री में। समझा तो मैं दूंगा ही, लेकिन याद आपको रखना पड़ेगा, याद रखना चैलेंज है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग पावर भी समझ आ गया। ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ जो काम की हैं, जिन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बस एक दो चीजें और हैं, एक तो मेथड्स फॉर प्रिपरेशन है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो लायोफिलिक के लिए तो कोई प्रिपरेशन के मेथड्स की जरूरत ही नहीं, किसके लिए है ये, लायोफोबिक के लिए मेनली। याद ही आपको इनके लिए स्पेशल मेथड्स की जरूरत होती है, किसके लिए, लायोफोबिक सोल्स के लिए स्पेशल मेथड्स की जरूरत होती है इनको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं ना बच्चों, क्या होते हैं ये, अनस्टेबल। तो प्रिपरेशन में एक तो होता है केमिकल मेथड्स होते हैं, एक तो मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस, जैसे ऊपर आपको बताई थी ना कि भाई वो ये H2SO3 डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, रिएक्शन करवाया, H2S पास करके ये एक्सेस में जाके चिपक जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, SO2 + H2S, ये बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। सल्फर सोल भी बच्चों ऐसे ही बनता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी H2S पास कराते हैं, तो H2S में से सल्फाइड आयन जाके इसके ऊपर फिर से चिपक जाएगा। कॉमन आयन क्या है यहाँ पे, सल्फाइड आयन, जाके सल्फर के ऊपर चिपक जाएगा, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बच्चों?
ये हो गए कुछ हमारे केमिकल मेथड्स। एक और रिएक्शन ये जो दे रखी है इंस्टेंट में, अजीब सी लिख लेते हैं। गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड रिड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज कर देता है फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में। खुद रिड्यूस होता है गोल्ड और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इस तरह से बनता है गोल्ड सोल। तो केमिकल मेथड्स के नाम पे बच्चों ये 2-3 रिएक्शंस याद रखनी है आपको। एक तरीका है पेप्टाइजेशन, इसके ऊपर डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन ध्यान रख लेना। पेप्टाइजेशन क्या होता है ये सब स्कूल में पूछते हैं, बाकी ना वाकई नहीं आएगा। मेंस में सारे सारे जो ऊपर आपको करा है, गोल्ड नंबर है ना, प्रोटेक्टिंग पावर, फ्लॉकुलेशन वैल्यू, इन सब पे आएगा मेंस में, ये एडवांस में। पेप्टाइजेशन होता है बच्चों कि हम किसी जो भी ये बनता है जैसे है ना, बनते ही उसको किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक कर देते हैं। उससे क्या होता है, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a precipitate into colloidal soul in presence of an electrolyte। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे FeCl3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो FeOH होल थ्राइस बनता है। क्या बनता है? FeOH होल थ्राइस। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन रहा होता है, लेकिन इसके बनते ही हम इसको शेक कर देते हैं। FeCl3 के साथ इसको शेक कर देते हैं, FeCl3 के साथ, एक्स्ट्रा FeCl3 के साथ शेक कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, FeOH होल थ्राइस के ऊपर कॉमन आयन जाके चिपक जाता है। शेक करने से क्या हुआ, इसके ऊपर जाके कॉमन आयन जाके चिपक गया Fe+3, और कॉमन आयन चिपकने से क्या हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। क्या आ गया बच्चों? चार्ज आ गया। चार्ज आने से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब FeOH होल थ्राइस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, वरना आके पास पास आ जाते तो वो प्रेसिपिटेट बन जाते, पास पास आ जाते थे वो क्या बन जाते, प्रेसिपिटेट बन जाते। समझ आ रहा है? तो इस मेथड को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, है ना, प्रेसिपिटेट बनते ही उसको एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक कर देते हैं ताकि वो दूर रहे, एक दूसरे से क्या रहे, दूर। क्लियर सबको? पेप्टाइजेशन का मतलब डेफिनेशन है ना, समझ गए तो फिर आपको फिर लिखना आसान हो जाएगा सब चीजें। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन precipitate adsorbs one of the ions of electrolyte on its surface. This causes development of charge, which ultimately lead to the stability of colloidal solution. बताओ जो अर्णव, क्लियर है कहानी? मेहर, रुद्रांश, समझ आ रही बात? पायल, नव्या, कोई डाउट? ठीक है, शेक क्यों किया? शेक कर दिया, उसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ गया। चार्ज नहीं आता तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते और नीचे प्रेसिपिटेट बना देते। ठीक है, तो ये शेक करने से फायदा हो गया एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। क्या बोलते हैं इस तरीके को, इस मेथड को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। चलो ठीक है, चलो बहुत है आज के लिए। 2-3 चीजें और हैं इस चैप्टर में, है ना, फिर हम ऑर्गेनिक मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। कल तो आपका टेस्ट है ही, है ना, तो बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए। कल टेस्ट दो आराम से, फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे से ये स्टार्ट करेंगे, ये खत्म करके फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो जो? तो आपका ये 5th चैप्टर खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का। समझ आ रही बात आपको? 4 आप फिजिकल के, अच्छे वाली फिजिकल के कर चुके और एक ही आपका बुरे वाली फिजिकल का। ठीक है रुद्रांश, अब ठीक है? बुरे वाली ठीक है सर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैकअप कब लोगे? बेटा नीति, हर चैप्टर का बैकअप मिलने वाला, सॉरी टू से, है ना, क्या? हर चैप्टर का बैकअप नहीं मिलने वाला, ये अपने दिमाग से निकाल दो पहली तो चीज। ठीक है, यस सर, बैकअप प्रॉपर नहीं चाहिए मुझे, उसमें डाउट्स हैं।
हाँ डाउट्स है ना, ठीक है ये डाउट्स है सर, ये मत बोल कि पूरा चैप्टर पढ़ा दूं दोबारा। नहीं नहीं पूरा नहीं वो तो फिर लेंदी हो जाएगा। हाँ है ना, तो ऐसे बोलो यार, ठीक है नीति। तो ये मतलब वो बेसिकली वो बैकअप तो मैं उसके लिए उनके लिए ले रहा हूँ जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, जैसे मेहर है ना, उनके लिए चल रहा है। उसके साथ साथ आप लोग भी ना मजे में रिवाइज कर रहे हो, कोई वो ऐसे में ये, लेकिन सारे चैप्टर 2-2 बार, ठीक है थोड़े डाउट्स पूछ लो, लेकिन ऐसा मत करो यार कि हर चैप्टर। यस सर पूरा ओके चैप्टर नहीं चलो, मुझे एक पार्ट हाँ में डाल दो। सर कल ठीक तक है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर? कल तो टेस्ट है तुम्हारा, कल तो क्लास ही नहीं होगी, कल तो तुम है ना। सर मैं अगली बार दूंगा टेस्ट। हाँ अगली सर, बार सर दूँ? बैकअप जब कंप्लीट हो जाएगा। सर आज आप कितने बजे ले रहे हो? आज क्या, आज बैकअप लूँ? सर आप कल ही कह रहे थे कि आप आज लोगे। हाँ फिर मैंने ये भी तो बोल दिया था कि तू बोल रहा था कि सर टेस्ट बाद में दूंगा मैं, फिर मैंने कहा चलो बाद में दे देना टेस्ट। बैकअप आज ही नहीं रखते यार, एक दिन एक एग्जाम से एक दिन पहले रखोगे तो उसका फायदा भी नहीं होगा कुछ, है ना। यस सर। ठीक है मेरे, हाँ सर। तो मंडे ट्यूसडे सोच रहा था मैं रखने का, ठीक है मेरे। हाँ सर, मंडे लिक्विड ट्यूसडे का, को। हाँ ठीक है, लिक्विड सॉलिड, ओके चलो फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।